आज के समय हर 6 में से एक कंपनी ऐसी है जो जेनजी वर्कर्स को हायर नहीं करना चाहती। Gen Z employees are facing major challenges in the workplace. 1 in 6 companies reported reluctance to hire recent college graduates. 6 in 10 employers say they've already fired some of their Gen Z hires that came on board earlier this year. एक सर्वे में वेरियस कंपनीज के हायरिंग डिसीजन में इन्वॉल्व 966 बिजनेस लीडर से बात की गई तो पता चला 75% कंपनीज में रीसेंट ग्रेजुएट हायर्स की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्टरी है। और तो और 7 में से एक कंपनी 2025 में जेनजी वर्कर्स को हायर नहीं करना चाह रही है। आगे जब इनसे पूछा गया कि इसके पीछे आखिर क्या रीजन है तो ये लोग बताते हैं कि जेनजी वर्कर्स में प्रोफेशनलिज्म, मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की भारी कमी है। ये लोग एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से भरे हुए होते हैं, यानी कि इनमें एक सॉर्ट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स काम करता है। अंडर प्रेशर सिचुएशन में ये लोग ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और जब नेगेटिव फीडबैक मिले तो मोस्ट केसेस में ये इससे डील नहीं कर पाते हैं। जेनजी वर्कर्स अपने कंफर्ट जोन में मस्त मलंग रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन सैलरी या प्रमोशन के मामले में इनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी पूरी दुनिया बसती है और रियल लाइफ की सारी वैलिडेशन भी ये लोग उसी वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढते हुए नजर आते हैं। दुनिया में लगभग 30% पॉपुलेशन आज जेनजी कैटेगरी से बिलोंग करती है। इस साल के एंड तक टोटल वर्कफोर्स में 27% हिस्सेदारी इनकी होने वाली है और आने वाले समय में यही लोग हमारे वर्कफोर्स को टेक ओवर भी करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे में एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोच के देखें तो सिर्फ ब्लेम गेम खेलने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें एग्जैक्टली यही किया जा रहा है। लेकिन अगर आप एक 18 से 20 साल के यूथ के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो तो फिर आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। उनके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है और इन प्रॉब्लम से आखिर डील कैसे किया जा सकता है। इसीलिए आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये टॉपिक हम सब की लाइफ को किसी न किसी तरह से इंपैक्ट करने वाला है। जेनजी के सामने जॉब लेना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत वैसे भी सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी है, इसको चैट जीपीटी जैसे टूल सबसे ज्यादा डिसरप्ट करने वाले हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, पीपल यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। क्योंकि अब जितनी भी नई जॉब्स आ रही हैं उसमें एआई टैलेंट की डिमांड सबसे तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए ओडिन स्कूल और ENICT एकेडमी IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट करके जनरेटिव एआई का ये वाला कोर्स निकाला है जो आपको जेन एआई मॉडल्स को बिल्ड और डिप्लॉय करना सिखाता है। इसमें ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास इस फील्ड की डीप नॉलेज है। आपको 25 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे जिससे आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग होगा। लाइव क्लासेस में आप अपने इंस्ट्रक्टर से रियल टाइम में फीडबैक ले सकते हो। एक कोर्स का क्या ही फायदा अगर उसके बाद जॉब लेने में आपकी हेल्प ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोर्स में आपको ENICT एकेडमी IIT गुवाहाटी का सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आपका CV और स्ट्रॉन्ग होगा। 2 दिन के लिए IIT गुवाहाटी की कैंपस विजिट भी होगी। इसके अलावा कोर्स के दौरान ओडिन स्कूल की तरफ से आपको डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस मिलती है जिसमें रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब रेफरल और डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल शामिल है। ओडिन स्कूल के पास 500 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जिससे आपकी जॉब एक लीडिंग कंपनी में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतने अच्छे कोर्स में एनरोल करने के लिए अभी एक लिमिटेड टाइम 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसका अगला बैच 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि एक बार इनका लिंक डिस्क्रिप्शन से चेकआउट जरूर करना। जेनजी का मतलब है जनरेशन जी। पिछले 100 साल के टाइम पीरियड को मोटा मोटे तौर पे देखें तो 6-7 अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया जा सकता है। अब इन जनरेशन के नाम देने के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जब कोई नाम एकेडमिक या मीडिया डिस्कशन में पॉपुलर होने लगता है तो उसी को पूरी दुनिया अपना लेती है। बर्थ ईयर के बेसिस पर ये डिवीजन होता है। हालांकि कुछ सोर्सेज में ये डिवीजन थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली 1928 से 1945 के जन्मे को लोगों को साइलेंट जनरेशन बोलते हैं। 46 से 64 तक के बेबी बूमर, 65 से 80 तक जेन एक्स, 81 से 96 तक जेन वाई या मिलेनियल और 97 से 2012 के बीच में जन्मे जनरेशन जी यानी शॉर्ट में जेन जी। इसके बाद 2024 तक के जेन अल्फा और 2025 से अब एक नया वर्जन आ गया है जेन बीटा। अभी के समय में हमारे वर्कफोर्स में आपको प्राइमरली जेन एक्स, मिलेनियल और जेन जी देखने को मिलेंगे। जेन एक्स और मिलेनियल ज्यादातर सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं और इनके वर्क एथिक्स, मोरल, वैल्यू सिस्टम काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। बाकी बचा जेन जी जो पिछले 7-8 सालों से धीरे धीरे वर्कफोर्स में आने लगा है। जेन जी के मोरल्स, वैल्यू सिस्टम और बिलीव्स की बात करें तो इनमें वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर काफी सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जेन जी एक क्लियर सेपरेशन देखना चाहते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी में देखा गया कि 62% जेन
जेंजी बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के बदले में कम सैलरी लेना प्रेफर कर जाते हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एक राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ पास किया गया था, जिसके बाद दुनिया में कई देशों के अंदर जेंजी इसकी मांग करते हुए दिख रहे थे। भारत जैसे देश में जहां पर वेरियस कंपनीज के सीईओ और बिजनेस ओनर्स के द्वारा 70, 80 और 90 घंटे काम करने की डिमांड की जा रही है, वहां जाहिर सी बात है इस नए जनरेशन के वर्ल्ड व्यू के साथ ये डिमांड कहीं ना कहीं भी सेट नहीं बैठ रहे हैं। इनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि 72% जेंजी के लिए वाकई में ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। और इसके लिए ये लोग फ्लेक्सिबल शेड्यूल, पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पर काफी फोकस करते हैं। एकेडमिक प्रेशर, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, रिलेशनशिप और सोशल मीडिया पर अनरियल कंपैरिजन जैसे रीजन के चलते कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं ये लोग। इनफैक्ट आज के समय पर जेंजी को मोस्ट डिप्रेस्ड और एंग्शियस जनरेशन भी कहा जाता है, और शायद इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ये लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर काफी ओपनली डिस्कशन कर पाते हैं, जो कि पहले काफी रेयर होता था। स्पेशली लॉकडाउन के बाद से भारत में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने का जो ट्रेंड चला है, इसमें ये लोग काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंटल हेल्थ के अलावा एक और चीज को लेकर जेंजी काफी वोकल नजर आते हैं, और वो है इनके एनवायरमेंटल, सोसाइटल और पॉलिटिकल ओपिनियंस। वैसे तो जेंजी की एज मिनिमम 13 से मैक्सिमम 28 के बीच में रहती है, लेकिन दुनिया के शायद कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसमें ये लोग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होल्ड ना करते हो। स्पेशली सोशल मीडिया पर ये हम सब ने नोटिस किया है। इनका एक बड़ा हिस्सा आपको अक्सर तरह तरह के एक्टिविज्म या सोशल जस्टिस के जैसे इश्यूज में इन्वॉल्व देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर दुनिया में यही लोग आपको सबसे ज्यादा कंसर्न नजर आते हैं। इनफैक्ट कंपेयर टू अदर जनरेशन ये लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट में भी ज्यादा खर्चा करते हैं, और कई सर्वेज में क्लियरली पता चलता है कि बाकी जनरेशन के कंपैरिजन में जेंजी लोग प्रोटेस्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं। और इन्हीं वैल्यू सिस्टम्स में डिफरेंस की वजह से आज एक जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड ज्यादातर मॉडर्न डे वर्क प्लेसेस काफी रिजिड और सिस्टमैटिक वे में फंक्शन करते हैं, और जब इन लोगों की एंट्री वहां पर होगी तो जाहिर सी बात है कुछ अनबन तो जरूर होगी। जेंजी अक्सर ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं जहां उनकी बात प्रॉपरली सुनी जाती हो। अब इसको आप सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहो या एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि ये लोग ऐसे वर्क प्लेसेस ढूंढ रहे हैं जहां पर इनके साथ इनके अपने वैल्यूज और पर्पसेस अलाइन होते हुए दिखे। डेटा की तरफ देखो तो 53% जेंजी जॉब ऑफर को रिजेक्ट करने की बात करते हैं अगर कंपनी की वैल्यूज इनके अपने वैल्यूज के साथ मैच ना करें। अब यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये हाई एक्सपेक्टेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन है। अब अगर कंपनी इनके हाई एक्सपेक्टेशन पर खरा ना उतरे या फिर इंस्टेंटली इनके डिमांड्स एंड नीड्स को ग्रेटिफाई ना कर पाए तो ये लोग बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाते हैं। और फिर इन दिनों मास बॉयकॉट या कैंसिल कल्चर जैसे इवेंट से तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। ऐसी सिचुएशन में इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका काफी यूनिक होता है। पिछले दिनों क्वाइट क्विटिंग नाम से एक फिनोमेना काफी पॉपुलर हुआ था। एम्प्लॉइज जो अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं थे वो लोग सीधे रिजाइन करने के बदले एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवर टाइम वर्क से साइलेंटली दूर जा रहे थे, जिससे वर्क प्लेस में डिसएंगेजमेंट का एनवायरनमेंट बन रहा था। अब जाहिर सी बात है एम्प्लॉय एंगेजमेंट कम होने से प्रोडक्टिविटी कम होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी खराब होगा, दूसरे एम्प्लॉयज पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिससे ओवरऑल कंपनी का इक्विलिब्रियम डैमेज होने की वजह से कंपनी को लॉस भी होगा। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जेंजी वर्क लाइफ बैलेंस या मेंटल हेल्थ पर काफी फोकस करते हैं, जो कि बेशक एक अच्छी बात है, लेकिन इसका एक इनवेरिएबल इफेक्ट सामने आता है एंटी हसल कल्चर के रूप में। Anti-hustle. Have you heard of this term? Apparently it is becoming quite popular. It is used to describe certain jobs where you can work when you like, from where you like, and mostly how you like. So you can do your bit and call it a day. This is an anti-hustle work life, and it has become the war cry of younger workers, the Gen Z. सक्सेस की जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल डेफिनेशन थी उसे ये लोग बदल रहे हैं। फाइनेंशियल या करियर अचीवमेंट की जगह वेल बीइंग, पर्सनल इंटरेस्ट की चीजों पर ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए कई बार आप 5 डेज या इवन 4 डेज वर्क वीक की बात काफी बार सुनते होंगे। बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में ये ऑलरेडी एक रियलिटी बन चुकी है। हालांकि ये बात भी सच है कि एम्प्लॉयज की पुअर मेंटल हेल्थ के चलते सिर्फ भारत में ही कंपनीज को $14 बिलियन का नुकसान हर साल उठाना पड़ता है। और रिसेंटली पब्लिश्ड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 24-25 में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि अगर हफ्ते में 55 से 60 घंटे से ज्यादा काम करने पर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत में आज भी बड़े बिजनेस ओनर्स या कॉर्पोरेट हाउसेस इस बात को लेकर ज्यादा सीरियस नजर नहीं आते हैं, और इसी की वजह से मॉडर्न वर्कफोर्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। इसके अलावा आज के टाइम पर जेंजी एक ऐसी स्थिति में नौकरी में कदम रख रहे हैं जब काम करने के तरीके में काफी बदलाव आ रहा है। पहले की जनरेशन के लिए पहली नौकरी का मतलब होता था सीढ़ी के सबसे नीचे से शुरुआत करना, जिससे नए लोग जरूरी लेकिन फंडामेंटल स्किल सीखते थे
भले ही वो काम कितना भी बोरिंग या रिपीटेटिव क्यों ना हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के जमाने में कई मैनुअल और रिपीटेटिव वर्क खत्म हो चुके हैं और लोगों को काम करने के तरीके पर दोबारा सोचना पड़ता है। ऐसे में जेनजी को सालों तक जूनियर से सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन तक पहुंचने का सफर काफी लंबा लगता है। इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्विक मनी और शॉर्ट टर्म सक्सेस वाली इस जनरेशन के लिए काम करने का यह एस्पेक्ट बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है और इन्हें अपने हाई एक्सपेक्टेशन की मुंह खानी पड़ती है। इसी का नतीजा होता है कि ये लोग जॉब हॉपिंग करते हैं, यानी कि एक जॉब से दूसरे और दूसरे से तीसरे में लगातार मूव करते रहते हैं। अब भले ये जेनजीज के लिए बढ़िया हो, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। देखो, कोई भी वर्क प्लेस किसी भी नए लोगों को हायर करने के लिए बहुत पैसा, टाइम और एनर्जी लगाती है। फिर जब अपने वर्क फोर्स में प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करने के लिए ट्रेनिंग की बात आती है तो उसमें भी एम्प्लॉयर्स को काफी सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जब नए ज्वाइनर्स कंपनी में 2 साल भी नहीं टिक पाते हैं तो एम्प्लॉयर्स के लिए काफी कंसर्निंग बात हो जाती है। अब देखो, असली दुनिया कोई डिज्नीलैंड तो है नहीं और रियलिटी भी अक्सर फूलों से भरी हुई नहीं होती है। इसमें कांटे भी होते हैं। मतलब कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जो शायद हमें हमेशा पसंद ना आए, लेकिन इसका मतलब कभी द एंड ऑफ जॉब, करियर या लाइफ नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं जेनजी को लेकर काफी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। गुकेश डोमराजू भी इसी जनरेशन से हैं। अभी रिसेंटली हमारी अंडर 19 वुमेन की क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप जीत कर आई है, वो भी इसी जनरेशन से हैं। और ऐसे हजारों एग्जांपल है जहां पर इसी जनरेशन के लोग कमाल कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी इस जनरेशन को कैन डू जनरेशन बुलाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई के फील्ड में अगर हमें एक लीडरशिप पोजीशन पर जाना है तो काम भी इस जनरेशन को ही करना पड़ेगा। और ये वर्कफोर्स वाली समस्या भी कोई पहली बार नहीं हो रही है। जब एक नई जनरेशन वर्कफोर्स में दाखिल होती है तो पुराने जनरेशन के लोगों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। इसीलिए हमारी वोकैबुलरी में जुवेनोइया जैसा वर्ड है या किड्स दीस डेज इफेक्ट जैसे फ्रेजेस एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात भी सच है कि ये जनरेशन एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ग्रो हुई है। ये लोग पहली ऐसी जनरेशन है जिनके पास बचपन से इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और बाद में सोशल मीडिया मौजूद था। इनके करियर के अर्ली प्रिपरेशन एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर हुआ है। लेकिन यही लोग जब जॉब मार्केट में आ रहे हैं तो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत हद तक मॉडर्न हो चुकी है। आज भी कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर स्पेशली ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज में एआई का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट जब वर्कफोर्स में आ रहे हैं तो ये बात फॉर ग्रांटेड मान ली जाती है कि अरे नई जनरेशन के लोग हैं, इन्हें तो सब आता होगा। इसके अलावा लॉकडाउन का भी इसमें मेजर इंपैक्ट रहा है। लॉकडाउन के टाइम अगर आपको याद हो तो वर्क फ्रॉम होम और जब सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई तो ब्लेंडेड मोड या हाइब्रिड मोड में एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। इस रिमोट वर्क के दौरान वर्कफोर्स में शामिल होते वक्त कई सारे जो जेनजी एम्प्लॉयज थे वो ट्रेडिशनल इन पर्सन लर्निंग और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह गए और बाद में इसी वजह से वर्क प्लेस नॉर्म्स को अडेप्ट करने में उन्हें बड़ी दिक्कत हुई और सिस्टमैटिक ऑफिस कल्चर के बारे में इन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वर्क प्लेसेस में कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव कल्चर्स बहुत जरूरी है। ऐसी कल्चर जो नॉलेज शेयरिंग और मेंटरशिप को प्रमोट करे, जिससे नए एम्प्लॉयज जल्दी स्किल गेन कर सकें। इसके अलावा क्रॉस टीम कोलैबोरेशन उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एक्सपर्टीज से एक्सपोज करता है। इंक्लूसिविटी इंश्योर करती है कि डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को सुनने को मिले, जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो जेनजी एम्प्लॉयज डिजिटल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं, बट उन्हें स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस ओपन डिस्कशन को प्रमोट करती है, जिससे उनका डिफरेंट जनरेशन के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा एक कोलैबोरेटिव कल्चर उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, जो फ्रीक्वेंट जॉब हॉपिंग टेंडेंसी को कम कर सकती है। अगर वर्क प्लेसेस में कोलैबोरेशन और इंक्लूजन पर फोकस किया जाए तो जेनजी एम्प्लॉयज और भी ज्यादा स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और एंगेज्ड बन सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। फीडबैक लेने की बात करें तो कोचेबल रहना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना जेनजी के लिए या किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एम्प्लॉयर्स उन एम्प्लॉयज को अक्सर ज्यादा वैल्यू करते हैं जो फीडबैक अच्छे से ले सकें और इंप्रूव कर सकें। ये प्रोफेशनलिज्म और अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। फीडबैक को ओपन माइंडेड तरीके से लेना, ह्यूमिलिटी और दूसरों के इनसाइट्स को रिस्पेक्ट देना दिखाता है, जो कोलैबोरेशन को एक और स्मूथ लेवल पर ले जाता है। फीडबैक एक्सेप्ट करने और उस पर एक्शन लेने की एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करती है, जो सेटबैक को हैंडल करने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट में बेटर परफॉर्म करने में काफी मदद करती है। ये इमोशनल मैच्योरिटी और सीखने की इच्छा को दिखाता है, ना कि डिफेंसिव होने के एटीट्यूड को। कि ये है कि ध्यान से सुनो, सोचो और इनसाइट्स को अप्लाई करके अपने आप को इंप्रूव करो। दुनिया आज पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं, फिर चाहे आप किसी भी जनरेशन से हो। ये बात सच है कि जेनजीज के साथ वाकई में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है जो हमने अभी डिस्कस करी, लेकिन ये भी बात सच है कि इनमें से बहुत से लोग डिजिटल स्पेस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कमाल कर रहे हैं। मेन बात हर जनरेशन के लिए एक ही है, जो लोग मेहनत, लगन और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। जो एफर्ट नहीं लगाएंगे उन्हें मुश्किल होगी, जैसा हर जनरेशन में होता है। आखिर में सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट और आपके एक्शन पर।